Hello friends, welcome to the analysis of the Hindu newspaper for 24th of July 2020. आज के फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, विमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन दी आर्मी। तो महिलाओं को अब थल सेना में परमानेंट कमीशन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया था फरवरी 2020 में, जिससे कि महिलाओं को भी अब आर्मी में परमानेंट कमीशन दी जा सकेगी। सो परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि एक बार जब आप अपॉइंट होंगे तो आप रिटायरमेंट तक यानी कि 60 साल की उम्र तक आर्मी में सर्व कर सकते हैं। तो अब तक ये प्रोविज़न सिर्फ मेल्स के लिए थी, अब ये फीमेल्स के लिए भी कर दी गई है। तो जो विमेन थी अब तक वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही एलिजिबल थी। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल के लिए कोई जो है वो सर्व कर सकता है और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। जबकि परमानेंट कमीशन में 60 ईयर्स की एज तक कोई भी इंसान जो है वो सर्व कर सकता है। और जो विमेन थी वो बहुत देर से डिमांड कर रही थी कि उन्हें भी मर्दों के बराबर हक दिया जाए आर्मी में, क्योंकि पेंशन के लिए कम से कम 20 साल की सर्विस जो है वो ज़रूरी मानी जाती है। इसलिए विमेन जो थी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सर्विस कर सकती थी, तो वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल नहीं थी। तो बहुत और तरह से भी जो विमेन है वो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही थी। इसलिए कुछ 322 विमेन ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील डाली थी कि उन्हें भी मर्दों के बराबर आर्मी में जो है वो स्थान दिया जाए। तो अब फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन इशू कर दी है, एक फॉर्मल ऑर्डर इशू कर दिया है और विमेन को अब परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दी गई है। तो 10 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिनमें जो विमेन है उन्हें परमानेंट कमीशनिंग दी जाएगी, जैसे कि आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर एंड इंटेलिजेंस कोर और जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर। तो इन सब में अब विमेन को जो है वो परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दी गई है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन की टू लोनार लेक डेवलपमेंट। सो जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में है और ये अभी पिछले कुछ समय से न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका जो रंग है वो पिंक होता जा रहा था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो इसका जो रंग है वो पिंक कलर का होता जा रहा था। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने एक कमेटी भी बिठाई थी, इकोलॉजिकल कमेटी, ये देखने के लिए कि इसका रंग क्यों बदल रहा है। तो उस कमेटी ने ये कंक्लूजन निकाला है कि इसका जो रंग बदल रहा है वो दो नेचुरल तरीक़ों से बदल रहा है, क्योंकि इसमें दो जो एक एल्गे और एक बैक्टीरिया है उनकी जो मात्रा है वो बढ़ रही है। तो इसमें हेलो बैक्टीरिया और ड्यूनेलिएला एल्गे इन दोनों की मात्रा जो है वो नेचुरल रूप से बढ़ी है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो बदल गया है। तो इस पूरी न्यूज़ में ये डिस्कस किया गया है कि कोर्ट ने ये माना है कि सिर्फ इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए इसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये एक बहुत अच्छी टूरिस्ट साइट बन जाएगा जहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन इस लेक में जो इकोलॉजी है वो प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगी। तो कोर्ट का ये कहना है कि इसकी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना और इसे कंजर्व करना पहला मकसद होना चाहिए और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करना शुड बी अ सेकेंडरी पर्पस। तो इसीलिए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उनको इसका चेयरपर्सन बनाया गया है और वो इसके ब्यूटिफिकेशन या इसके रख रखाव के और सौंदर्यीकरण के कार्य को देखेंगे। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि कोर्ट ने ये माना है कि बिना इसकी प्रिजर्वेशन के और बिना इसकी कंजर्वेशन के इसको किसी भी तरीके से अगर डेवलप किया जाता है या ब्यूटीफाई किया जाता है तो उसका कोई भी खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। उसके बाद एक एडिटोरियल है आज के न्यूज़पेपर में, कैलिब्रेटेड बैलेंस। सो कैलिब्रेटेड बैलेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि अभी जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है ग्लोबल चैलेंजेस के टाइम पे, ये उन्होंने बताया है। तो उन्होंने ये बताया है कि कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिया का जो ओपिनियन है वो पुल हो रहा है और कैसे चाइना के साथ टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो श्री जयशंकर ने ये कहा है कि नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी मस्ट बी रीथॉट
बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम्स। तो उन्होंने कहा है कि नॉन अलाइनमेंट यानी कि किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी अलाइनमेंट के साथ मिलना भारत की ना तो कभी रक्षा नीति और फॉरेन पॉलिसी रही है और ना ही कभी होगी। तो हम हमेशा से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते आए हैं और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ही फॉलो करते रहेंगे। हम कभी भी किसी गुट का या किसी ग्रुप का पार्ट ना तो बने हैं और ना कभी बनेंगे। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नॉन अलाइनमेंट के पूरी तरह से पक्षधर हैं और ना ही हम नॉन अलाइनमेंट के खिलाफ हैं। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर एस जयशंकर जी ने दिया है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से नॉन अलाइंड भी नहीं रहेंगे। तो उसका मतलब यह है कि भारत जो है वो अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगा। तो मिस्टर एस जयशंकर का ये कहना कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो एक पुरानी वक्त की बात है और जो मल्टीपोलैरिटी है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ सीधे संबंध कायम करना वो एक नए जो है 21वीं सदी का वो आइडिया है। बट उन्होंने एक्सट्रीम में जाने से मना कर दिया। उन्होंने इसके बीच में इन दोनों के चीज़ में बीच में एक बैलेंस बनाने की बात की, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि भारत इस वक्त बहुत ही अच्छे से इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि ये चाइना के साथ इसके जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो ऐसे में ये यूएस की गिरफ्त में जाने से बच रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है उसे बायलेटरली सॉल्व करने के हक में है। तो अभी तक इंडिया ने किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर या किसी भी ग्लोबल बॉडी में इस मुद्दे को नहीं उठाया है, क्योंकि इंडिया और चाइना में ऑलरेडी जो डायलॉग है, जो बातचीत है वो हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसको सिग्नल माना जा सकता है कि इंडिया मैच्योरली इस इशू को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे डीएस्केलेशन हो भी रही है। तो इस एडिटोरियल में इसी बात की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। तो इंडिया में ऑलरेडी डबल क्राइसिस की सिचुएशन है, एक तरफ तो कोरोना वायरस पैंडेमिक है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो हमें एग्रेस कर रहा है बॉर्डर पे। और ऐसे में जो इंडिया है उसकी पॉलिसी कैलिब्रेटेड बैलेंस की है, यानी कि भारत किसी भी एक थॉट प्रोसेस में या किसी भी एक पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड नहीं है, वो बहुत ही बैलेंस तरीके से चल रहा है। ना ही वो यूएस के ज़्यादा पास जा रहा है और ना ही वो किसी अलायंस का पार्ट बन रहा है और ना ही वो नॉन अलाइनमेंट से दूर जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो भारत की कही जा सकती है। उसके बाद दूसरा एडिटोरियल है एस्केलेटिंग टेंशंस। इसमें यूएस और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात की गई है कि यूएसए और चाइना जो हैं इनके जो संबंध हैं वो दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। और इसमें अब एक बहुत ही बड़ा डिसीजन जो यूएस की सरकार ने लिया है कि चाइना का एक कॉन्सुलेट या चाइना का जो एक ऑफिस है ह्यूस्टन में, उसे यूएस ने बंद कर दिया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चीन का कोई एम्बेसी या कोई जो कॉन्सुलेट है, जो कि एम्बेसी की ही एक छोटी फॉर्म है, तो कॉन्सुलेट को यूएस में बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहले भी बहुत कुछ किया जा चुका है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। यूएसए ने चीन के ऊपर कोरोना वायरस को फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद वीज़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च को चुराने का इल्ज़ाम लगाया है, फिर उनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया है। तो ये सारे के सारे इल्ज़ाम जो हैं वो चीन ने इनसे इनकार किया है। इसके बाद यूएस और भी बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है। स्टूडेंट्स के ऊपर जो वीज़ा हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जा चुकी है। उसके बाद जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उनके वीज़ा जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी जो मेंबर है वो यूएस का वीज़ा उसको अवेल अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद चीन ने जो हांगकांग के ऊपर सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया है उसके रिटेलिएशन में या उसके जवाब में भी यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ये दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि चीन ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है। चीन भी हमेशा से ही हर यूएस के हर एक जो स्टेप है उसका जवाब देता आया है। तो चीन जो है वो भी बहुत देर से टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है यूएस के साथ। तो दोनों कंट्रीज़ का ये जो वॉर है ये शुरू से ट्रेड वॉर की तरह शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अब ये डिप्लोमेटिक वॉर की तरफ जा रहा है। और इस एडिटोरियल में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही गलत बात है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो आपस में इतने ज़्यादा उनके संबंध ख़राब हो रहे हैं। तो अभी तक तो ये ट्रेड और डिप्लोमेटिक वॉर तक ही है। तो देखना ये होगा कि क्या ये मिलिट्री वॉर तक एस्केलेट होता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। ऐसे में अगर हम इन दोनों खबरों को मिलाकर देखते हैं तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया और यूएस जो हैं उनका संबंध इस वक्त जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलना चाहिए,
क्योंकि कोल्ड वॉर का वक्त वो माना जाता है जब 1945 से लेकर 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर बाइपोलर वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। पूरी दुनिया में ये दो सुपर पावर्स थी। उस वक्त भारत ने इन दोनों में से किसी भी कंट्री के साथ जाने से मना कर दिया था और अपनी ही एक अलग से नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी। लेकिन अब इन टेंशन्स की वजह से एक बात जो देखने वाली है वो ये है कि यूएस और यूएसएसआर में से कोई भी कंट्री इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती थी। लेकिन अगर यही डिस्प्यूट यूएस और चाइना के बीच में आता है तो यहाँ पर चाइना एक ऐसी पावर है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ऐसे में इंडिया का नॉन अलाइंड रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के लिए जो समीकरण है वो बदल गए हैं। इंडिया को बिल्कुल उस अप्रोच से नहीं चलना होगा जिस अप्रोच से वो 20वीं शताब्दी में चला था। तो ये यहाँ पर देखने वाला होगा। और यूएस और चाइना के बढ़ते हुए जो टेंशन्स हैं इसे ठीक करने के लिए भी इस एडिटोरियल में कहा गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे इनको अपने टेंशन सॉल्व करने के लिए इंटरमीडियरीज को जो है उनका साथ लेना चाहिए। लेकिन अब ये जो बैटल है वो ट्रेड से बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये देखना अब एनालिस्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये जो टेंशन है या एक ईगो वॉर बन चुकी है या एक सुपर पावर्स के बीच की एक पावर बैटल बन चुकी है। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत रिपरकशंस हो सकते हैं इसके। तो यही इस एडिटोरियल में पूरा का पूरा बताया गया है। पाकिस्तान फेल्ड टू गिव एक्सेस टू जाधव। तो ये एक न्यूज़ है कुलभूषण जाधव के बारे में। तो कुलभूषण जाधव जो हैं ये एक फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर हैं और इन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था ईरान से। और इनके ऊपर ये दोष लगाया गया कि ये भारत के एक जासूस हैं, जबकि भारत ने ऐसी किसी भी चीज़ से इनकार किया है। और इनके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया और इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। और उस सज़ा को सुनाते हुए कोई भी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, कानून का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसे में जो भारत है इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके अगेंस्ट अपील की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। तो इंडिया ने यहाँ पर केस किया और ये दलील दी कि ये जो ट्रायल किया गया मिलिट्री कोर्ट में ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया क्योंकि मिस्टर जाधव को अपना कोई भी वकील पेश करने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई। तो यहाँ पर इंडिया ने ये केस जीत लिया और अब पाकिस्तान को ये डायरेक्ट किया गया है कि वो इंडिया को अपना वकील जो है वो भेजने की इजाज़त दें या एक कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो इन्हें प्रोवाइड कराएं। लेकिन भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक मिस्टर जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कॉन्सुलर एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि वो कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंडीशनल है और वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। तो दोनों कंट्रीज़ इस वक्त इस टसल में हैं। तो इंडिया बहुत शुरू से ही ये मेंटेन करता है कि मिस्टर जाधव जो हैं वो एक फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, ये किसी भी तरह से कोई जासूस नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग को इन लेटर एंड इन स्पिरिट फॉलो करता है और भारत को जो है एक कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करवाता है या नहीं। रंजन गोगोई नेम्ड फॉर हाउस पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये एक न्यूज़ है जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जो कि अब राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्हें हाउस पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स का मेंबर बना दिया गया है। तो इसमें देखना ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सभी को बनाया गया है। तो इस न्यूज़ में हमारा मेन कंटेक्स्ट ये नहीं है कि श्री गोगोई को उसका एक मेंबर बनाया गया है। इसमें हमने ये समझना है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, कुल भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, जिसमें से 8 जो हैं उनको हेड करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स और 16 जो हैं उनको हेड करते हैं लोकसभा के मेंबर्स। और इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? इन्हें अपॉइंट या नॉमिनेट करते हैं उस पर्टिकुलर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो उन्हें राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन या फिर जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपॉइंट करेंगे। और अगर वो मेंबर लोकसभा के होंगे तो उन्हें स्पीकर जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो सभी के सभी जो मेंबर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हों, उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं इनमें ऑपोजिशन के या विपक्ष के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं।
लेकिन कोशिश की जाती है कि इसमें मंत्रियों को स्थान ना दिया जाए, राइट। तो इसका जो मुख्य पर्पज़ है वो यही होता है कि कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो बननी होती है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में डिस्कस होती है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करती हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स पे अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनी हुई हैं, ताकि पार्लियामेंट के सभी पार्टियों के नेता इकट्ठे बैठकर उनके ऊपर डेलिब्रेशंस कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन, ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।